Good afternoon, students. Now I think you must be very fine and in excitement with courage that you are going to face the ensuing examination. Along with this, I want to tell you that you must maintain this excitement or preparation, because you have not to face only this examination. After this examination, I wish you that an excellent success in the coming examination. You have to face another examination too. That is why it's very essential to you to maintain this courage, excitement or preparation or perseverance always. बच्चों, मैं मनोकामना करता हूँ, मेरी कामना है कि आप आने वाले परीक्षा में बेहतरीन अंक से उत्तीर्ण हो, यानी 100 में 99% यानी कि लाएँ आप। और जिस प्रकार आप अपने मनोबल को, उत्सुकता को और जो तैयारी में जो लगे हुए उसको जो बनाए हुए हैं उसको बनाए रखें, इसलिए कि ये अंतिम परीक्षा नहीं है। अभी बहुत से एग्ज़ामिनेशन आगे आएंगे जिसको आपको फेस करना होगा। कहा जाता है इंग्लिश में कि नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, यानी सुनने में तो बड़ा अजीब लगता है। मतलब ये हुआ कि नथिंग सक्सीड्स, कोई चीज़ कामयाब नहीं बनाता है। नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस, जिस प्रकार एक सक्सेस सफलता कामयाबी बनाते हैं। मतलब ये इसका कहने का तात्पर्य ये है कि अगर एक दफ़ा आप सफल हो गए अच्छी तरह से, तो आपका ये मनोबल हमेशा के लिए बना रहेगा, इंकरेजमेंट रहेगा, वो इन्हांस करेगा, बूस्ट करेगा आपके इस उत्साह को। तो इसमें अधिक से अधिक प्रयास करें कि अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। फिर इसके बाद इंटर में, बीए में, पीजी में और फिर अदर मतलब एग्ज़ामिनेशन जो कंपटीशन होंगे उसमें आप यानी कि अच्छी तरह से सक्सेसफुल होंगे। तो नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस। अब आते हैं बच्चों अपने सब्जेक्ट विषय के रूप की तरफ। और आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट है सप्लीमेंट्री रीडर से, वो है क्वालिटी। क्वालिटी के माने होता है गुणवत्ता, है ना, कि किस प्रकार की चीज़ है भाई। जिस तरह से हम लोग एग्ज़ामिनेशन देते हैं और आप लोग को पढ़ा रहे हैं इस ऑनलाइन के माध्यम से, तो गुणवत्ता यानी शिक्षा आप लोग को दे रहे हैं। मतलब है कोई ये नहीं कि हाँ इधर उधर की हाँक रहे हैं, यानी आई एम नॉट बीटिंग अबाउट द बुश, आई हैव ऑलरेडी बीन असाइंड the subject that you have to express before the students regarding subjects or English subject that is especially for the 10th class। हम लोग जो पढ़ा रहे हैं आपके विषय वस्तु जो आपके पाठ्यक्रम में है अंग्रेजी में, उसी को पढ़ा रहे हैं। इधर उधर के हम लोग हाँक नहीं रहे। आई एम नॉट बीटिंग अबाउट द बुश, ये फ्रेज है, बीटिंग अबाउट द बुश में इधर उधर के हाँकना, ऐसी बात नहीं है। तो अब आते हैं हम लोग क्वालिटी की तरफ, गुणवत्ता की तरफ। इनके लिखने वाले हैं जॉन गैल्सवर्दी, बड़ा ही विख्यात राइटर हैं जॉन गैल्सवर्दी। अब इसके बारे में हम जान जाएं। जॉन गैल्सवर्दी 1867 1933, इसका अर्थ क्या हुआ कि मतलब 1867 में इनका जन्म हुआ और 1933 में इनका देहांत हुआ। एजुकेटेड एट हैरो, यानी हैरो यूनिवर्सिटी में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। बिगैन टू राइट एट द एज ऑफ 28, और फिर लिखना शुरू किया। कब शुरू किया? बिगैन टू राइट एट द एज ऑफ 28 फॉर हिज ऑन अम्यूज़मेंट, और 28 साल की आयु में इन्होंने लिखना प्रारंभ किया। और फॉर हिज ऑन अम्यूज़मेंट, अम्यूज़मेंट माने मनोरंजन, यानी अपनी मनोरंजन के लिए लिखते थे। ये नहीं लिखते थे कि हम यानी कि लोगों को एक प्रकाशित करवाएंगे नॉवल में, बल्कि अपने अम्यूज़मेंट के लिए, मनोरंजन के लिए 5 लिखते थे और पढ़ते थे और उससे आनंद लेते थे, तो वो पढ़ते थे। खैर, द आइलैंड फारिसीज 1904, मतलब है जो वो लिखे हैं एक बुक, पुस्तक द आइलैंड फारिसीज। कब? 1904 में उन्होंने लिखा, 1904 में लिखा। वाज हिज फर्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्क, उनका पहला यानी कि रचना थी, वर्क।
अपने कार्य मतलब रचना जो लिखे हैं वो पहला। एज ए नॉवेलिस्ट यानी कि नॉवलिस्ट भी थे, नावल लिखते थे। गैल्सवर्दी इज चीफली नॉन फॉर हिज द फोरसाइट सागा। वो चीफली नॉन विशेष रूप से वो जाने जाते हैं गिलासवर्दी फोरसाइट सागा, एक भी पुस्तक का नाम है फोरसाइट सागा से वो जाने जाते हैं। बहुत ही अच्छी प्रकार उन्होंने लिखा है। ही रॉट ए कॉन्सिडरेबल नंबर ऑफ नॉवेल। कॉन्सिडरेबल नंबर माने बहुत ही अधिक संख्या में उन्होंने लिखा है, मतलब है नॉवेल, शॉर्ट स्टोरीज, छोटी छोटी कहानियाँ, समझे ना, एंड प्लेज और नाटक भी लिखे हैं। हिज वर्क्स ऑफन डील विथ स्पेसिफिक सोशल ग्रीवेंसेज। और उनका जो लिखावट है, जो रचना की है, जो लिखी बातें, उसके पृष्ठभूमि है क्या है, मेन मुख्य उसमें वो हिज वर्क्स ऑफन डील विथ स्पेसिफिक सोशल ग्रीवेंसेज, यानी सामाजिक जो विसंगता है, समझे ना, यानी बुराई है, खराबी है, जो है शिकायत जो रही है सामाजिक, उसके बारे में लिखा है। सच एज द डबल स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस, जैसे कि डबल स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस यानी कि दोहरी मापदंड यानी सही से उचित यानी कि न्याय नहीं, जस्टिस ऑफ जस्टिस इंसाफ का न्याय का, एज अप्लाइड टू द अपर एंड लोअर क्लास, जो यानी कि लागू रहता था उनके ज़माने में। जो बड़े वर्ग के लोग हैं, कुलीन है, और जो बेचारे गरीब है, निर्धन है, उनके लिए अलग यानी कि फैसला होता था, नया होता था, इनके लिए अलग। इसके खिलाफ उन्होंने अपनी बात वो अपने नावल ये सब में दर्शाया है, दिखलाया है, समझ गए। अच्छा भाई, इसके समरी आप जान जाए। क्वालिटी इज़ ए थॉट प्रोवोकिंग, यानी क्वालिटी जो है ये यानी गुणवत्ता, इज़ ए थॉट प्रोवोकिंग यानी कि विचारोत्तेजनक यानी कि है, यानी कि विचार से संबंधित है, ख्याल से, विचार से। स्प्लेंडिड स्टोरी, बड़ा ही शानदार, स्प्लेंडिड बड़ा ही शानदार ये यानी कि गौरवपूर्ण यानी कहानी है। इट इज़ रिटन बाय द ग्रेट इंग्लिश नॉवेलिस्ट, और इसको लिखा गया है किससे, किनके द्वारा, ग्रेट इंग्लिश नॉवेलिस्ट जो हैं, जो बहुत बड़े महान नॉवेलिस्ट थे एंड ड्रामेटिस्ट, नाटककार भी थे, जॉन गैल्सवर्दी, यही जॉन से गैल्सवर्दी। द स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन सोशल ग्रीवेंसेज एंड ग्रेट हार्डशिप, और ये कहानी में दर्शाया गया है, इसकी पृष्ठभूमि ये रही है सोशल ग्रीवेंसेज यानी कि सामाजिक जो विसंगता है उसके बारे में, एंड ग्रेट हार्डशिप फेस्ड बाई शूमेकर, और जो तकलीफ़, हार्डशिप माने तकलीफ़, दुख जो उठाए गए बाई ए शूमेकर यानी कि जो जूता बनाने वाले होते हैं, मोची, उनके द्वारा। हु वैल्यूज़ क्वालिटी, जो सिर्फ यानी कि ध्यान देते हैं वो मोची बेचारा शूमेकर, क्वालिटीज़ पर, गुणवत्ता पर, अच्छा बनाने में वो उस पर ज़्यादा केंद्रित ध्यान करते हैं, क्वालिटी। एंड सो इज़ कॉल्ड एन आर्टिस्ट बाय द ऑथर, यही वजह है वो इस प्रकार इतने अच्छे जूते बनाते थे कि आर्ट यानी लेखक जो है उनको इस श्रेणी में रखा, कि श्रेणी में एन आर्टिस्ट बाय द ऑथर, एक अच्छे आर्टिस्ट, कलाकार, जिस तरह से कलाकार होता है माहिर, दक्ष, समझिए ना, उसी तरह से इनको लिखा कि ये कारीगर नहीं, एक आर्टिस्ट है, कलाकार है, इतना बढ़िया ये जूता बनाते हैं, समझिए ना इसके बारे में। अब आइए, मिस्टर जेस्लर वाज ए शू मेकर। मिस्टर जेस्लर कौन है, एक जूता बनाने वाला कारीगर है, शू मेकर है। सेटल इन लंदन, सेटल माने बस गए हैं, कहाँ बस गए हैं, लंदन में। ही हैड द सेम स्किल, स्किल माने कौशल, प्रवीण बनाने की यानी कारीगरी का उनको बेहतरीन ढंग मालूम होना। ही हैड द सेम स्किल एंड प्राइड, और उनको गर्व था अपने यानी कुशलता पर, बहुत कुशल थे वो, बनाने में माहिर थे उस पर। इन हिज ट्रेड माने व्यवसाय, जो उनका धंधा था, मतलब जूता बनाने का व्यवसाय वो करते थे, उसमें उनको गर्व था, समझ गए, ट्रेड। एज एनी अदर आर्टिस्ट, जिस तरह से एक कलाकार को अपने ऊपर बड़ा गर्व होता है, जो बड़े बड़े अच्छे कलाकार होते हैं उनको गर्व होता है, समझे नहीं, कि हाँ हमको भाई इस तरह का कि बनाने आता है, इस तरह की रचना हम करते हैं, बनाते हैं, आर्टिस्ट। अच्छा, इन हिज जॉब ही वाज परफेक्ट आर्टिस्ट, और अपने कार्य में, अपने व्यवसाय में वो एकदम परफेक्ट आर्टिस्ट थे, एक कलाकार थे, एकदम सही रूप से परफेक्ट है। ऐसा नहीं था कि उनको मालूमात नहीं था, ये सब बहुत माहिर थे वो, परफेक्ट आर्टिस्ट थे। शूज़ एंड बूट्स और स्लीपर,
शूज़ एंड बूट्स ये जूते को कहते हैं, स्लीपर्स चप्पल को कहते हैं। शूज़ एंड बूट्स आर स्लीपर्स मेड बाय हिम, और जो जूते और चप्पल उनके द्वारा बनाया जाता था बाय हिम लास्टेड फॉर टेरिबली लॉन्ग, यानी बहुत अधिक दिन तक, टेरिबली लॉन्ग टाइम यानी बहुत अधिक दिन तक वो यानी कि टिका रहता था, यानी फटता नहीं था, टूटता नहीं था। इस तरह से वो बनाते थे जूता, समझ गए? कौन? मिस्टर जेसलर बनाते थे। द ऑथर यूज टू विजिट, और ये जो ऑथर हैं लेखक, यूज टू विजिट उनके यहाँ जाया करते थे, यूज टू विजिट ही शॉप, उनके दुकान पर, सिंस हिज एक्सट्रीम यूथ डेज विथ हिज फादर, यानी कि जब एकदम नौजवान थे, समझिए ना, उस वक्त से अपने पिताजी के साथ उनके मिस्टर जेसलर के दुकान पर वो जाया करते थे। ही एडमायर्ड मिस्टर जेसलर, एडमायर्ड माने प्रशंसा करना, समझे ना, तो ही एडमायर्ड मिस्टर जेसलर, तो लेखक मिस्टर जेसलर का बहुत ही प्रशंसा करता था फॉर हिज क्वालिटी वर्क, उनके ये काम को देख करके, क्वालिटी वर्क, बहुत गुणवत्ता वाला बेहतरीन जूता बनाते थे, इसलिए उनके काम को वो बहुत प्रशंसा करते थे कि मिस्टर जेसलर बहुत ही माहिर यानी के जूता बनाने वाले हैं। ही यूज टू इंटर इन हिज शॉप, वो जाया करता था उनके दुकान में, इस तरह से प्रवेश करता था, एज वन इंटर्स विथ ग्रेट रिस्पेक्ट इन ए चर्च, जिस तरह से कोई चर्च में जाता है बहुत ही रिस्पेक्ट से, समझे ना, सम्मान देते हुए, समझे ना, चर्च में, इसी प्रकार वो उनके दुकान पर वो लेखक जाया करता था, बहुत रिस्पेक्ट सम्मान के साथ जाया करते थे। विद द चेंज ऑफ टाइम, और समय के साथ साथ, विद द चेंज ऑफ टाइम, समय के बदलाव के साथ साथ, मिस्टर जेसलर वेंट ऑन बिकमिंग पुअर, फिर ऐसा हुआ कि समय के साथ साथ वो बेचारे, उनकी हालत बहुत ही दुखदायक हो गया है, उनके बहुत एकदम बिकमिंग पुअर, वो गरीब हो गए, निर्धन हो गए, समझे ना। ही हैड टू पार्ट ही शॉप विद अदर पर्सन, अब फिर हालत ऐसे हो गई कि उसको कुछ दुकान का हिस्सा दूसरे को देना पड़ा, समझिए ना, यानी उतना उनसे नहीं, तो बड़ा दुकान था इसलिए कुछ हिस्सा यानी कि बांट दिया, मतलब एक दूसरे को देना पड़ा। ही नेवर थॉट फॉर क्वांटिटी, क्वांटिटी कहते हैं मात्रा को, तो ही नेवर थॉट फॉर क्वांटिटी, वो मात्रा के लिए कभी सोचते नहीं थे कि हमको 10 जूता मिले, 15 जूता मिले, उसी को करेंगे, उसके लिए नहीं, बल्कि 2 ही जूता मिले मगर उसको अच्छी तरह से बनाए। पैसे की उनके हवस नहीं थी, ललक नहीं थे। बहुत सा होता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको काम मिले, जूता मिले, ऑर्डर मिले बनाने के लिए, मगर वो नहीं, उतना ही तक वो लेते थे जितना तक वो अच्छी तरह से बनाते थे। वही कह रहा है कि ही नेवर थॉट फॉर क्वांटिटी, वो मात्रा को नहीं देते थे, और बिजनेस अपने यानी कि बिजनेस को। ही वर्कड जेन्युइनली एज वन वर्शिप, वो इस तरह से काम करते थे कि ही वर्कड जेन्युइनली, हम सच्चाई के रूप में, सच्चे दिल से वो काम करते थे, एज वन वर्शिप, जिस तरह से कोई पूजा करता है, इस तरह से वो करते थे। बिग फर्म्स स्नैच्ड वर्क फ्रॉम, बिग फर्म्स है ना, बड़े बड़े यानी कि जो फर्म थे, मतलब है दुकान वाले सब, है ना, बड़े बड़े कंपनियां जो हो गई, जब बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई जूते की, तो स्नैच्ड वर्क फ्रॉम हिज, तो उन लोगों ने क्या किया, जब बड़े बड़े यानी कि मार्केट में जूता के आ गए दुकान, तो फिर क्या हुआ, इन लोगों के काम पर असर पड़ गया। अब लोग डायरेक्ट वहाँ से रेडीमेड जूता खरीदते थे, अब इनको ऑर्डर नहीं मिलता था, किनको, मिस्टर जेसलर को ऑर्डर नहीं मिलता था, है ना। तो बिग फर्म्स स्नैच्ड वर्क फ्रॉम हिम, और बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं उनके काम को छीन लिया, स्नैच्ड माने छीन लिया, ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्टीजमेंट, समझे ना, ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्टीजमेंट। देखिए एडवर्टाइजमेंट भी, ये भी प्रोनाउंसिएशन सही है, और एडवर्टीजमेंट ये भी सही है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट कहते हैं प्रचार, विज्ञापन, जिस तरह से आप देखते हैं, आप बाज़ार में तरह तरह का विज्ञापन और प्रचार होता रहता है, ये लीजिए, वो लीजिए, इस तरह का, यानी कि ये मिलेगा आपको, है ना।
तो इस प्रचार से हम लोग जो प्रचार इस प्रकार करते थे कि इनकी दुकान पर बहुत बड़ा बुरा असर पड़ा। अब लोग इनके दुकान पर आते नहीं थे ऑर्डर देने के लिए, बल्कि डायरेक्ट वहीं से जूता खरीद लेते थे, समझे ना, बड़े बड़े दुकान से। एडवर्टीजमेंट एज ए रिजल्ट, अब इसका परिणाम क्या हुआ, ही सफ़र्ड फ्रॉम पॉवर्टी, अब वो गरीबी से यानी कि गरीब हो गए और फिर उसमें यानी कि पीड़ित हो गए, गरीबी में, पॉवर्टी, सफ़र्ड फ्रॉम पॉवर्टी, गरीबी की पीड़ित हो गए, एंड सेल्फ स्टारवेशन, और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे सेल्फ स्टारवेशन यानी कि उनके अपने यानी कि वो भूखों मरने लगे बेचारे, यानी इस कगार पर आ गए गरीबी के कि वो भूख मरने लगे, पैसा ही नहीं रहता था, ऑर्डर आता नहीं था, जूता बनता नहीं था, तो पैसा कहाँ से प्राप्त हो, तब भूखमरी की हालत हो गई। अच्छा, और स्लो स्टारवेशन, वही धीमे गति से यानी कि भूख यानी कि धीरे धीरे भूख बढ़ गया। ही हैड जेन्युइन ग्रीवेंसेस, अब उनका जो शिकायत थी, ग्रीवेंसेस माने शिकायत, पीड़ा, ही हैड जेन्युइन ग्रीवेंसेस अगेंस्ट बिग फर्म्स, और उनका बड़े बड़े कंपनियों के खिलाफ यानी कि जो उनकी शिकायतें थी वो सही उचित थी, जेन्युइन सही थी, समझे ना, फर्म्स अगेंस्ट बिग फर्म्स हु नेवर रिस्पेक्टेड क्वालिटी, और वे बड़ी बड़ी कंपनियां कभी क्वालिटी को नहीं देखते थे, गुणवत्ता को नहीं देखता था, जैसे तैसे रेडीमेड बना दिया जल्दी जल्दी में, अब उसके बाद कितना दिन चलेगा जूता नहीं चलेगा उसकी उसको परवाह नहीं होता था, क्वालिटी नहीं था, हु नेवर रिस्पेक्टेड क्वालिटी, और ये कंपनियां कभी क्वालिटी यानी गुणवत्ता की ओर ध्यान नहीं दिया, एंड स्नैच्ड वर्क फ्रॉम द जेन्युइन वर्कर्स, और फिर जो सही मानों में जो कारीगर है, जेन्युइन सही कारीगर, उनके हाथों से उनके काम को छीन लिए बड़ी बड़ी कंपनियां। ही डाइड ऑफ स्टारवेशन, और फिर अंत में क्या हुआ कि वो स्टारवेशन से यानी भूख के मारे उनका मृत्यु हो गया, खाने के लिए अब कुछ नहीं रहा था, पैसा ही नहीं था, अब वो उनका देहांत हुआ। लिविंग बिहाइंड हॉन्टेड मेमोरीज फॉर द ऑथर, और अपने पीछे मिस्टर जेसलर एक उदास याद को जो है, हॉन्टेड मेमोरीज, उदास याद लेखक के लिए छोड़ दिया, यानी लेखक हमेशा उनके दुकान पर जाया जाता था, मगर आज उनका जब देहांत हो गया लेखक बहुत उदास हो गया, है ना। लिविंग बिहाइंड यानी पीछे छोड़ गया, क्या छोड़ गया, हॉन्टेड मेमोरीज, एक उदास याद फॉर द ऑथर, लेखक के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें से ज़रूर अक्सर प्रायः क्वेश्चन आया करता है। अब इससे संबंधित यानी क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा उसका भी देख लें कुछ। चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स, यानी सही विकल्प चुने। अब क्या है, क्वालिटी इज़ ए स्टोरी रिटन बाई, ये क्वालिटी जो कहानी है किसके द्वारा लिखा गया, एंटन चेखव नहीं है, जॉन गैल्सवर्दी है, लिस्ट वाला क्या होगा, जॉन गैल्सवर्दी हो जाएगा इसका, समझ गए। अब आइए दूसरा में, द टू स्पेशल क्वालिटीज़ ऑफ मिस्टर जेसलर, और जो विशेष यानी क्वालिटीज़ थी, गुणवत्ता मिस्टर जेसलर के जूता बनाने में, वो क्या थी, दे लास्टेड वेरी लॉन्ग एंड फिटेड परफेक्टली वेल, दे लास्टेड वेरी लॉन्ग यानी वो बहुत दिन तक टिका रहता था, एंड फिटेड परफेक्टली वेल, और पाँव में जूता जब पहनाया था तो वो सही से फिट होता था। दूसरा है फाइन क्वालिटी ऑफ लेदर एंड ड्यूरेबल, कहता है कि यानी कि चमड़े का जो क्वालिटी होता था वो बेहतरीन किस्म का होता था, एंड ड्यूरेबल, ड्यूरेबल के माने होता है अधिक दिन तक चलने वाला, ड्यूरेबल उसको कहते हैं, समझे ना, तो अधिक दिन तक चलने वाला वो जूती यानी कि चमड़ा होता था। तीसरा है द सोल इज़ ड्यूरेबल, सोल कहते हैं जो सोल जूता में लगा होता है ना, उसको सोल कहते हैं, ड्यूरेबल वही बहुत दिन तक चलने वाला, फिटेड और सही। अब आइए तीसरा डी में है नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं होगा, तो मगर क्या, मगर एक होगा, कौन होगा, द टू स्पेशल क्वालिटीज़ का है, ए हो जाएगा, समझिए ना। स्पेशल क्वालिटी था दे लास्टेड वेरी लॉन्ग, वो बहुत दिन तक टिका रहता था, एंड फिटेड परफेक्टली वेल, और अच्छी तरह से पाँव में हो जाया करता था। अब आइए तीसरा में, द ऑथर विजिटेड द शू मेकर्स शॉप, और ये लेखक जाया करता था शू मेकर मोची के दुकान पर, मंथली जाया करता था, महीने में एक बार, इनफ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली माने लगातार, और इनफ्रीक्वेंटली माने एक दिन दो दिन छोड़ करके, समझे ना, निरंतर नहीं। ईयरली माने साल में, वार्षिक रूप से साल में जाया करता था, या फ्रीक्वेंटली यानी बार बार जाया करता था, तो बी मान सा जगह इनफ्रीक्वेंटली,
रोज़ाना तो नहीं जाया करता था, मगर 4 दिन 5 दिन के बाद वो जाया करता था इनफ्रीक्वेंटली। बी का तीसरा का आंसर हो जाएगा। फोर्थ में आइए, मिस्टर जेसलर शॉप वाज लोकेटेड ऑफ, और मिस्टर जेसलर का दुकान जो था, लोकेटेड माने स्थित था, कहाँ पर स्थित था, कहाँ किस जगह, वेस्ट एंड इन लंदन, लंदन के पश्चिमी किनारे पर, या वेस्ट एंड इन न्यूयॉर्क, या न्यूयॉर्क के पश्चिमी किनारे पर, वेस्ट एंड इन पेरिस, पेरिस में, वेस्ट एंड इन टोक्यो, तो इसमें लंदन हो जाएगा। पेरिस का, न्यूयॉर्क का, टोक्यो का तो कोई इसमें यानी कि वर्णन नहीं है, लंदन हो जाएगा। समझिए ना, कहाँ हो जाएगा, वेस्ट एंड इन लंदन, आपका इस चौथा का आंसर। पांचवा में आइए, पांचवा में स्लो स्टारवेशन वाज द कॉज ऑफ जेसलर्स, यानी स्लो स्टारवेशन, धीरे धीरे, यानी कि भूख जो है, एकदम भूख मरी का, यानी कि वो जो है स्टारवेशन वाज द कॉज ऑफ मिस्टर जेसलर से डेथ हो जाएगा। उसका मौत का कारण यही था कि खाने के लिए पैसा नहीं था उसके पास, कुछ सामान अन्न खरीदने के लिए, तो वही डेथ हुआ, स्लो स्टारवेशन, धीरे धीरे भूख से वो मर रहा था। अब आइए, इससे प्रश्न है इसी प्रकार को वो सब आएगा ऑल्टरनेटिव, समझ गए। अब क्वेश्चन आंसर में आ जाइए। हु वाज मिस्टर जेसलर, हाउ डिड द ऑथर नो हिम। कहता है हु वाज मिस्टर जेसलर, मिस्टर जेसलर कौन था, हाउ डिड द ऑथर नो हिम, कैसे यानी कि ऑथर लेखक ने उसे जाना उसे। तब आइए इसमें, मिस्टर जेसलर वाज ए वेल नॉन शू मेकर, और मिस्टर जेसलर जो है वो वेल नॉन, बड़ा ही मशहूर विख्यात जूता बनाने वाला था। सेटल्ड इन लंदन, और जहाँ कहाँ बस गए थे, लंदन में। द ऑथर न्यू हिम एज मिस्टर जेसलर, और लेखक उसे जानता था एज मिस्टर जेसलर के रूप में। मेड हिज फादर्स बुक, जो मिस्टर जेसलर उनके जूतों को बनाया करता था। द ऑथर यूज टू गो विथ हिज फादर इन हिज शॉप फॉर हिज एक्सट्रीम यूथ डेज, और ऑथर लेखक अपने पिताजी के साथ यानी कि जवानी ही से जाया करता था उसके यहाँ, समझे ना। व्हाट वाज द ऑथर्स ओपिनियन, अब कहता है कि व्हाट वाज द ऑथर्स ओपिनियन, और लेखक का क्या विचार है अबाउट मिस्टर जेसलर एज ए शू मेकर। अरे मिस्टर जेसलर के बारे में उसका क्या विचार है एज ए शू मेकर, यानी मोची के रूप में क्या विचार है उनका। अब आइए, द ऑथर हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर मिस्टर जेसलर, चूँकि ऑथर लेखक को बहुत यानी कि मानते थे, बहुत सम्मान था मिस्टर जेसलर के लिए दिल में, ऑथर के दिल में, लेखक के दिल में मिस्टर जेसलर के लिए बहुत सम्मान था, रिस्पेक्ट था, आदर था। ही कंसिडर्ड हिम एज ए परफेक्ट आर्टिस्ट, और कंसिडर्ड माने समझते थे, वो समझते थे एज ए परफेक्ट आर्टिस्ट, एकदम सही मानों में वो कलाकार हैं, परफेक्ट, कहीं से कोई कमी नहीं। इन हीज ओपिनियन, और फिर उनके विचार में मिस्टर जेसलर वॉज द बेस्ट शू मेकर ऑफ लंदन, और लेखक के विचार से मिस्टर जेसलर लंदन में, यानी पूरे लंदन में वो अच्छे कारीगर थे जूते के। अब आइए, व्हाट वर द टू स्पेशल क्वालिटीज़ ऑफ मिस्टर जेसलर शूज़, यानी कौन सी विशेष गुणवत्ता थी मिस्टर जेसलर के शू में, जूते में कौन सी विशेष यानी कि आपका गुण था, जो मिस्टर जेसलर जूता जो बना करते थे उसमें क्या विशेषता थी। अब आइए, द टू स्पेशल क्वालिटीज़ ऑफ मिस्टर जेसलर शूज़, और जो दो विशेष यानी कि क्वालिटीज़ गुणवत्ता था मिस्टर जेसलर के यानी कि जूते में, वर दे लास्टेड लॉन्ग एंड फिटेड परफेक्टली। लास्टेड लॉन्ग यानी बहुत दिनों तक वो टिका रहता था, जूता फटता नहीं था, और फिटेड परफेक्टली, और जो कोई पहनता था उनके जूते को तो बेहतरीन से परफेक्ट फिट हो जाता था उसमें, ये नहीं कि बहुत छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है, ऐसा नहीं होता था। अब आइए फोर्थ में, द वर्क स्टाइल ऑफ मिस्टर जेसलर वाज यूनिक। एक्सप्लेन, कहता है कि वर्क स्टाइल, काम करने की जो शैली थी मिस्टर जेसलर का, वाज यूनिक, बड़ा अद्भुत था। एक्सप्लेन, इसका वर्णन कीजिए कैसे, तो देखिए, मिस्टर जेसलर्स वर्क स्टाइल वाज यूनिक, और मिस्टर जेसलर का काम करने की जो शैली थी, जिस तरह से वो काम करते थे, बड़ा यूनिक था, अद्भुत था, सबके पास ऐसा नहीं था, यूनिक था। ही वर्कड इन ही शॉप एज वन वर्शिप इन ए चर्च, और इस तरह से वे अपने दुकान में जूता बनाते थे, जूते का काम करते थे, जिस प्रकार कोई मंदिर में, चर्च में जाता है
आदर और सम्मान के साथ, समझे, इसी तरह से वो करते थे, या कोई पूजा करता है जिस तरह से, उस तरह से भी अपने कार्य में लगे रहते थे जूता बनाने में। होल हार्टेड यानी दिल से, होल हार्टेड में दिल से वो काम करते थे। एंड विथ ग्रेट रिस्पेक्ट, बड़ी सम्मान के साथ, ही नेवर मेड एनी कॉम्प्रोमाइज़ विद द क्वालिटी, और कभी उन्होंने समझौता नहीं किया। ही नेवर मेड एनी कॉम्प्रोमाइज़, कभी किसी प्रकार का समझौता नहीं किया विद द क्वालिटी ऑफ द लेदर, यानी चमड़े की गुणवत्ता को लेकर के, कि एकदम ख़राब किस्म का चमड़ा को लगा दिया, नहीं, वो बेहतरीन से बेहतरीन चमड़ा का यूज़ करते थे जूता बनाने में, फॉर मेकिंग बूट्स एंड अदर लेदर, और यानी जूता बनाने में, चप्पल बनाने में, बूट बनाने में बेहतरीन से बेहतरीन प्रकार के यानी कि चमड़ों का इस्तेमाल करता था। कौन? मिस्टर जेसलर। लेदर आइटम्स यानी चमड़े के जितने चीज़ बनाए जाता था, आइटम्स माने और प्रकार के यानी कि चीज़ें, तो चमड़े के जो चीज़ वो बनाते थे तो अच्छे लेदर के क्वालिटी, गुणवत्ता यानी कि जिसमें बेहतरीन जो चमड़ा होता था उसका वो बनाते थे। ही वर्कड विद द सेम स्किल एंड प्राइड, उसी गौरव शान से और उस स्किल यानी प्रवीणता से, समझे न, और कौशलता से वो जूता को बनाते थे। एज एनी अदर रिस्पेक्टेड एंड रिनाउंड आर्टिस्ट, जिस तरह से कोई बेहतरीन, सम्माननीय और विख्यात, रिनाउंड विख्यात मशहूर आर्टिस्ट यानी कलाकार जिस तरह से कार्य करता है, उसी तरह से वो अपने जूते को बनाते थे। तो बच्चों, आज मैंने जितना पढ़ाया बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप बार बार पढ़ लेंगे, देख लेंगे, आपके लिए सुरक्षित इसमें रहेगा, समझिए ना, और उसको आप देखेंगे, अब इससे प्रायः क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नाउ आई थिंक दैट यू मस्ट रीड इट अगेन एंड अगेन, एज इट would be as reserved for you at any time. You can open your mobile or you can see in the online, and you will know whatever things I have taught you. And with this I wish you that you must get an excellent success in the coming examination. तो बच्चों, इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, और किसी प्रकार का भी दुश्वारियाँ हों और नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके प्रश्न कर सकते हैं, और इसका मैं समाधान करूँगा, इसका जवाब दूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।